सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। पांडे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज पढ़ते हैं क्लास 9th हिंदी, गंगा का पहला चैप्टर। ठीक है, जिसे लिखा है प्रेमचंद्र जी ने। बहुत अच्छी कहानी है। कहानी है दो बैलों की कथा। ठीक है, और प्रेमचंद्र जी ने इसे लिखा है। बहुत अच्छी कहानी है। और इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि जब आज़ादी का दौर चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय के बारे में उन्होंने लिखा है। उसमें इन्होंने एक भावनात्मक एक कहानी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं यहाँ पर प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते। प्रेमचंद्र का जन्म सन प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 में लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में, किसमें? असहयोग आंदोलन में, आपको पता है गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। उन्होंने इसके लिए अपनी नौकरी त्याग दी। ठीक है, सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए और अपना लेखन कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, तो प्रेमचंद्र की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। किसमें? मानसरोवर के 8 भागों में उनकी कहानियां संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये इनके क्या है? उपन्यास हैं। उन्होंने हंस जागरण माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इन पत्रिकाओं का संपादन भी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया है। ठीक है, पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को जिया, जैसे टाइम पर वो रहे, जैसे समय उन्होंने जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथाओं पर मिलती है कि उन्होंने कैसे समय बिताया। ठीक है, उनके जो उन्होंने रचनाएं की, उनका मूल विषय कौन था? किसान थे, मजदूर थे, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन। जो स्वाधीनता आंदोलन उस समय हो रहे थे, ये सब उनके जो लेखन कार्य वो कर रहे थे, उनका मूल विषय था। उनके टॉपिक जो लिखने का जो विषय थे, यही थे। कौन? किसान, मजदूर, दलित, स्त्री, स्वाधीनता आंदोलन आदि, ये उनके लेखन के मूल विषय थे। प्रेमचंद्र की कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिलती है। किसको? पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिलती है। उन्होंने मनुष्य की संज्ञा वहाँ पर उनको दी है। देखते हैं, अभी हम अपनी जो कथा पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी हम इसे देखेंगे। उनकी भाषा सरल, जीवंत और मुहावरेदार है तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलता पूर्वक किया है। ठीक है, उनकी जो भाषा है जीवंत है, मुहावरेदार है और लोक प्रचलित। उन्होंने ज्यादातर लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। सन 1936 में प्रेमचंद्र का निधन हो गया। सन 1936 में प्रेमचंद्र जी का निधन हो गया। ठीक है, उन्होंने आज़ादी के समय जो क्या हो रहा था, हमारा जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहे थे, उस दौर का जो समय उन्होंने बिताया है, उसके बारे में वो लिखते हैं। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद्र ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावनात्मक संबंधों को मार्मिक ढंग से दिखाया है। उनके भावनात्मक संबंध को पशु पक्षियों के साथ, ठीक है,
इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। हमें अपने अधिकार या अपनी स्वतंत्रता स्वयं ही नहीं मिल जाती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। जो कहानी है ये किससे जुड़ी हुई है, स्वतंत्रता आंदोलन से। अब उन्होंने अपने जीवन परिचय में भी लिखा है कि उन्होंने जो भी लेखन किया है उसका विषय स्वतंत्रता आंदोलन भी है। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों की जो दुर्दशा थी, जो भारतीयों को कष्ट सहने पड़ रहे थे, उससे जुड़ी हुई ये कहानी है। तो पढ़ते हैं आगे, दो बैलों की कथा। ठीक है, तो हमारी कहानी है दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। कैसा समझा जाता है, बुद्धिहीन। ठीक है, हम जब भी किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को मूर्ख कहना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये तो गधा है, तुझे इतना भी नहीं आता, अरे गधे तेरे को इतना भी नहीं आता, इत्यादि ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। मीन्स की कहते हैं कि जिसे कुछ नहीं आता उसे गधा कहते हैं। ठीक है, गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। गधा सचमुच ही बेवकूफ है या उसकी जो उसका जो सीधापन है या उसकी निरापद सहिष्णुता। निरापद सहिष्णुता का अर्थ है उसका ऐसा स्वभाव जो किसी को कोई कष्ट न दे। ठीक है, निरापद का अर्थ है जिस किसी को कोई कष्ट न देने वाला। उसकी जो वो अत्यधिक सीधा है और उसका स्वभाव ऐसा है कि वो किसी को कोई कष्ट नहीं देता। तो या उसके सीधेपन और इस निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। अब क्या गायें क्या करती हैं, सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अब जिस गाय के पास बछिया होती है वो गाय क्या रूप धारण कर लेती है, सिंहनी का रूप धारण कर लेती है कि उसके कोई पास आसपास भी कोई जा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उसका छोटी सी बछिया होती है जिसकी वो रक्षा करती है। ठीक है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। अब कुत्ते को क्या कहा है उन्होंने, कुत्ता बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। कुत्ता भी क्या होता है, कभी कभी कुत्ते को भी क्रोध आ जाता है, वो भी गुस्सा हो जाता है और किसी को भी काट देता है या फिर किसी पर भी गुस्से से वो भौंकने लग जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। अब गधा जो है उसको क्या, ना तो कभी क्रोध करते हुए सुना है और ना ही कभी देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। क्यों क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं मतलब मेरे लिए यही बना हुआ है। ठीक है, वो उसे क्या करता है, वो उसे अपना लेता है, उसे कभी असंतोष नहीं होता। कोई अब गधा है वो क्या, उसे वो ना तो कभी गुस्सा करता है, उसको जैसी सूखी सड़ी घास दे दो, कुछ भी दे दो, वो खा लेता है और उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष नहीं आता, कभी ना तो गुस्सा आता है और ना उसको किसी से कोई शिकायत होती है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद का अर्थ है दुख, एक स्थायी विषाद मतलब जो स्थायी है, जो हमेशा बना रहता है। ठीक है, एक दुख उसके चेहरे पर हमेशा छाया रहता है। दुख, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं
देखा, चाहे सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, कभी भी क्या हमने क्या करा, उसे बदलते हुए नहीं देखा। किसी गरीब को या ठीक है, तो हमने बदलते हुए नहीं देखा। ऋषि मुनियों को जितने ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उनमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। पराकाष्ठा ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, वे सभी उनमें ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके होते हैं कि जो ऋषि मुनियों के गुण होते हैं वो उनमें पहुंच गए होते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना आदर नहीं, कहीं नहीं देखा। जो सद्गुणों का अत्यधिक आदर करता है वो बहुत सीधा होता है। उसने कहा है कि जो सद्गुणों का मतलब ज्यादा ही सत्यवादी बनता है वो बहुत अधिक सीधा होता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। इतना अधिक सीधापन उपयुक्त नहीं है, इतना अधिक सीधा होना संसार के लिए उपयुक्त नहीं है कि लोग हमें गधा ही समझ बैठे। ठीक है, इतना सीधा होना अच्छा नहीं है कि लोग हमें गधा ही समझ बैठे, क्योंकि अत्यधिक सीधे होने से ना तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, ना अपनी आजादी के लिए लड़ सकते हैं, ना हम अच्छे बुरे का को स्पष्ट कर सकते हैं। फिर हम क्या है कि कोई गलत चीज हो रही है तो वहां पर भी हम चुप बैठे हैं, कोई अच्छी चीज हो रही है वहां पर भी हम चुप बैठे हैं। तो मीन्स कि अत्यधिक सीधापन क्या होता है, संसार में उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। उस समय की बात उन्होंने लिखी है। प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि देखिए भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, क्यों भारतीयों को अमेरिका में जाने का घुसने नहीं दिया जाता, जाने क्यों नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं। कुसमय मतलब बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, कोई परेशानी आ गई उसके लिए। जी तोड़कर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो किसी से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा ले जाते हैं। वो क्या करते हैं, किसी की 4 बातें सुन लेते हैं, लेकिन वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। वो क्या करते हैं, गम खा लेते हैं, लेकिन वो परेशानी को झेल लेते हैं, लेकिन किसी का जवाब नहीं देते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो उन्हें क्या क्या समझ उनको किसी से तो उनके जो आदर्श जीवन है उसे क्या समझा जाता है, नीचा समझा जाता है। ठीक है, अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से, एक मुहावरा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से क्या है, मुहावरा है। तो ठीक है, अगर वो भी ईंट का जवाब अगर पत्थर से देना सीख जाते तो क्या उन्हें क्या समझा जाता, सभ्य समझा जाता। उन्हें क्या वो क्या समझा जाता, सभ्य समझा जाता। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसे कम ही गधा है। अब क्या है, गधे का गधा यहाँ पर अभी तक इन्होंने बात की गधे की, गरीबी में आदमी कैसा होता है। ठीक है, गधे को बुद्धिहीन क्यों कहा गया है, बुद्धिहीन है नहीं वो, उसका सीधापन ही उसे बुद्धिहीन बना देता है। लेकिन अब कहा है कि गधे का एक छोटा भाई भी यहाँ पर है जो थोड़ा सा कम गधा है, वह है बैल। वह कौन है, बैल है, जो गधे का छोटा भाई है। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना बैल बुद्धि का है, ऐसे कुछ शब्द हमारे बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो बेवकूफ मतलब जो मोटी बुद्धि का होता है उसके लिए बैल शब्द का प्रयोग
किया जाता है, मीन्स कि मोटी बुद्धि का है ऐसा कुछ, ठीक है। तो का प्रयोग करते हैं, काफी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। कुछ लोग बैल को बेवकूफों में क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है, मानते हैं। बैल कभी कभी मारता है, बैल कभी कभी मारता है भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। वो क्या करता है, बैल को बेवकूफ तो समझा है, लेकिन वो कभी कभी क्या करता है, मार भी देता है, कभी कभी अड़ियल भी हो जाता है। किसान जब उसको बुआई के लिए, जुताई के लिए ले जाता है, तो कभी कई बार की बैल रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, खेत में सो जाते हैं, मतलब चलते नहीं है, तो इत्यादि अड़ियल है वो, ठीक है। अड़ियल का अर्थ आप समझ रहे होंगे, जिद करना, ठीक है। वो कभी जिद भी करता है, और कभी और कई रीतियों में अपना असंतोष, कई तरीके से वो अपना असंतोष प्रकट कर सकता है। जब वो खुश नहीं होता है तो वो अपना असंतोष प्रकट करता है, लेकिन गधे में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं था, ठीक है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है, उसका स्थान क्या है, गधे से नीचा है। झुरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। देखिए, कहानी सिर्फ हीरा मोती की नहीं है, ये आज़ादी की जो आंदोलन चल रहे थे उस समय से, भारतीयों की दुर्दशा और अपने अधिकारों को कैसे पाना है और अपने अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है उस पर निर्भर करती है, ठीक है। दोनों पछाई जाति के थे, ये प्रश्न बनता है, दोनों किस जाति के थे, दोनों पछाई जाति के थे। और बैलों का नाम क्या था, हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक साथ रहते थे, तो दोनों अब बहुत प्रेम से रहते थे, दोनों भाईचारे से रहते थे। अर्थ है कि दोनों प्रेम से रहते थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय करते थे मतलब बातचीत करते थे मूक भाषा में। वो बोल, आपको पता है कि बैल बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो अपनी मूक भाषा में ही एक दूसरे से विचार विनिमय करते थे, बातें करते थे, ठीक है। वो दोनों क्या करते थे, एक दूसरे से विचार विनिमय करते थे, बातें करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते, एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझ जाते, आ, हम नहीं कह सकते। वो एक दूसरे की मन की बातों को कैसे समझ जाते, ये हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करना मनुष्य वंचित है, करने वाला मनुष्य वंचित है। क्या है, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। वो भी नहीं समझ पाता कि उनके अंदर कौन सी गुप्त शक्ति है, वो कैसे अपनी बातें करते हैं और कैसे वो एक दूसरे को प्रेम को समझ पाते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। वो दोनों को एक दूसरे को सूंघकर और चाटकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, और दोनों कभी कभी प्रेम से मीन्स की थोड़ा मस्ती करते थे तो सींग भी मिला लिया करते थे, मीन्स की जैसा लड़ रहे हो वे उस प्रकार से करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, लड़ने के नाते से नहीं, केवल विनोद के स्वभाव से, आनंद लेने के लिए, मीन्स की विनोद मतलब थोड़ी हंसी मजाक, ठीक है। और वो विग्रह नहीं, वो गुस्सा नहीं करते थे, गुस्से से नहीं लड़ते थे, ठीक है। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। जैसे घनिष्ठता, बच्चे भी जैसे आपस में दोस्ती कर लेते हैं, तो उनमें भी कुछ बातें और थोड़ा हल्की नोक झोंक, वो सब मजाक ठहाके इत्यादि होने लगते हैं, उसी प्रकार उन दोनों के बीच भी होता था। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी। अब क्या दोस्ती क्या रहती थी, कुछ फुसफुसी और कुछ
मतलब वो बहुत अच्छे घनिष्ठ दोस्त बन गए थे, ठीक है। जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी। अब दोनों क्या करते थे, हल या बैलगाड़ी में जब जोत दिए जाते थे तो दोनों की चेष्टा क्या रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। वो इतने अच्छे मित्र बन गए थे कि वो सोचता था कि मेरा ज्यादा लोड मैं लूं, मैं इसको हेल्प करूं, वो सोचता था कि मैं इसको लोड ना दूं, मैं ज्यादा लोड लूं। तो मीन्स कि ज्यादा बोझ मेरी तरफ हो। वो क्या सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी तरफ हो। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, दोपहर या संध्या के समय दोनों को खोल देते थे, ठीक है। तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। और क्या करते थे वो दोनों, एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। एक मुंह हटाता तो दूसरा भी मुंह को हटा लेता था। मीन्स कि वो एक साथ खाते थे, एक साथ पानी पीते थे, एक साथ एक दूसरे को चाट चूट कर उनकी थकान मिटाते थे। सहयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। झूरी कौन था, इन दोनों बालों का मालिक था, ठीक है। हीरा और मोती का मालिक कौन था, झूरी था। उसने गोई को अपने कहाँ भेज दिया, ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, दोनों बैलों को, ठीक है, कहाँ भेज दिया, अपने ससुराल भेज दिया। अब बैलों को पता नहीं था कि वो क्यों और कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया है। अब दोनों क्या समझने लगे कि मालिक ने हमें तो बेच दिया है। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें उसने अपने ससुराल भेजा है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा, अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। अब वो तो पशु है, उनको तो कोई समझ नहीं पा रहा है। अब उन्हें अच्छा लग रहा है या बुरा, ये कौन जाने, उनकी बात को कौन समझ पाता है, ठीक है। पर झूरी के साले गया, उसका नाम क्या था, उनके साले का नाम था गया, ठीक है, को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गोई मतलब इन दो बैलों को, दोनों बैलों को गोई बोला गया है, ठीक है। तो बैलों की जोड़ी को, इन दोनों को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। ये भी क्या है, मुहावरा, बहुत अधिक मशक्कत करनी पड़ी, ठीक है। ये भी मुहावरा है, दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता, उसमें एक रस्सी लगी होती है, पगिया मतलब उसको अगर आगे को खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। गुस्से में थे, ठीक है, उन्हें नहीं पता था कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है और उन्होंने गया को बहुत परेशान कर दिया। घर तक ले जाने में उसको दांतों पसीने आ गए, ठीक है। अगर ईश्वर, अब वो अपना गुस्सा दिखा रहे थे, उनका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। वो क्या करते, अगर भगवान ने उन्हें वाणी दी होती, वो बोल पाते मनुष्य की तरह, तो वो अपने मालिक से सबसे पहले पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा की है, कोई सेवा में कोई कसर, देखती हूँ, हाँ। तो वो कहता है कि अगर उन पर जबान जुबान होती, अगर वो बोल पाते तो वो चूरी से क्या कहते। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। वो कहता है कि हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, फिर भी तुम हम गरीबों को घर से क्यों निकाल रहे हो। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था
तो और काम ले लेते। हम जितना काम कर रहे थे, अगर उतनी मेहनत से तुम्हारा मन नहीं भर रहा था, काम नहीं चल रहा था, तो तुम हमसे थोड़ी और मेहनत करवा लेते, लेकिन हमें घर से नहीं निकालते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमें क्या था, तुम्हारी चाकरी करने में, तुम्हारी सेवा करने में, तुम्हारा काम करने में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। हमने क्या की, कभी दाने चारे की कोई शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। तुमने सूखा भूसा या हरी घास जो भी दिया, दाना दिया, चारा दिया, हमने उसे खुशी खुशी खा लिया। कभी कोई असंतोष नहीं जताया, कभी कोई शिकायत नहीं की। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? अब उन्हें पता नहीं था कि हमें बेच दिया। ये उनकी भावनाओं को स्पष्ट किया है लेखक ने, ठीक है। प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि अगर उनकी जो भावनाएं हैं उनको उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि अगर वो बोल पाते तो ये सारी प्रश्न अपने मालिक से पूछते, झूरी से पूछते, ठीक है। जालिम हाथों में क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे। वो क्या थे? दिन भर भूखे थे, पैदल चल रहे थे। लेकिन जब नाद में लगाए गए तो लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। वो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने आज कोई चारा नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि मालिक ने हमें बेच दिया। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था और जिसके लिए वो इतनी मेहनत करते थे, वो आज छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, एक नए आदमी, सब उन्हें बेगानों से लगते थे। उन्हें सब बिल्कुल बेकार लग रहे थे, बहुत परेशान थे, और जो नया घर, नए आदमी उन्हें मिले थे, वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। ठीक है, तो अब वो परेशान थे, उन्होंने कुछ भी खाया नहीं। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। दोनों बिना कुछ खाए पिए ही लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल दिया। अपने जिसमें वो बांधे हुए थे वो रस्सियां तोड़कर अपने घर की तरफ चल पड़े चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है। और रस्सियां इतनी मजबूत थी कि अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कोई उन्हें तोड़ सकता है, पर उन दोनों ने ताकत लगाकर उसे तोड़ दिया। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, क्योंकि बहुत गुस्से में थे और इन्हें दुगनी शक्ति आ गई थी, और इन्होंने इसे एक एक झटके में रस्सियां टूट गई, और वो रस्सियां एक ही झटके में टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े देखा तो दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने पर तक पांव कीचड़ से भरे हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। और दोनों बहुत गुस्से में थे, कीचड़ में उनके पैर घुसे हुए थे, और वो क्या थे, बहुत गुस्से में थे। ये उसने देखा। किसने देखा? उसके मालिक ने। वो कहाँ आ गए थे? घर पहुंच गए थे। देखा, झूरी ने देखा प्रातःकाल। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। अब झूरी क्या हो गया? स्नेह से गदगद हो गया, बहुत खुश हो गया। रात को बैल रस्सी तोड़कर उसके घर वापस आ गए थे। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, और झूरी दौड़कर गया और उन्हें गले लगा लिया। प्रेमा आलिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, और मालिक और बैलों का यह जो आलिंगन था वो बहुत ही मनोहर था। दोनों अब मालिक उन्हें क्या करने लगा? प्रेम करने लगा, ठीक है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। सब लोग घर में जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना
अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा में निश्चय किया दोनों, अब जो बाल सभा थी उन्होंने, अब सब लोग वहां इकट्ठा हो गए झूरी और झूरी के दोनों बैलों को देखकर, ठीक है। सब लोग क्या हो गए, वहां पर जमा हो गए और जो लड़के सब लोग जमा हुए थे उन्होंने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी, सब उनका अभिनंदन करने के लिए कुछ ना कुछ अपने अपने घरों से लेकर आए। उन्होंने कहा कि इन्हें अभिनंदन पत्र देना चाहिए।